मैं हूँ अभी कुआलालंपुर मलेशिया में और मैं यहाँ पर सुबह आ गया था और अभी 5:15 हो रखे हैं और मेरी यहाँ से रात की फ़्लाइट है 8:30 की इंडोनेशिया बाली की। वैसे मैं इंडिया से बाली जा रहा था पर मेरी ये कनेक्टिंग फ़्लाइट है, तो यहाँ पे 13 घंटे का लेओवर था मलेशिया में। तो मैं चाह रहा हूँ जो लोग बाली आना चाह रहे हैं ना इंडिया से, तो मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ ताकि जो गलती मैंने किया वो आप ना करो, और जो गलती मैं नहीं कर रहा वो तो मैं आपको बताते चलूँगा कि ये तो बिल्कुल भी मत कर। और एक और बात, ये मेरी लाइफ की पहली ऐसी ट्रिप होने वाली है जहाँ पर मैंने वापसी की कोई फ़्लाइट नहीं कराई। मतलब मेरी दिल्ली रिटर्न फ़्लाइट कोई भी नहीं है, बस मैं इंडोनेशिया जा रहा हूँ। इंडोनेशिया से मलेशिया की फ़्लाइट कराई है, मतलब एक कंट्री से दूसरी कराई है, दिल्ली की नहीं कराई। तो मैं इस ट्रिप पर 3 से 4 या 4 से 5 भी कंट्री कवर करने वाला हूँ, तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। मतलब देखते हैं ना आगे कैसे देश है, साउथ ईस्ट एशिया कैसा है। आगे अपनी फ़्लाइट देख लेते हैं भाई। 8:35 की लास्ट रूम है 557 10% Q7 पे जाना है मुझे। चलो Q7 पे चलते हैं और चलते चलते बात करते हैं। और मलेशिया के एयरपोर्ट पे ना 13 घंटे से ना मैं सेम चीज़ें बार बार देख रहा हूँ। जैसे कि ये देखो भाई, करोड़ों रुपए रखे हैं, यहाँ कोई गेम होती है, जीतो और सारे पैसे ले जाओ। और ये मेरी लाइफ में ना पहली बार है कि जब मैं किसी एयरपोर्ट को अच्छी तरीके से जान गया हूँ सिर्फ एक ही दिन में, क्योंकि मेरे पास इतना समय है। यार एक बात तो है कि मलेशिया का एयरपोर्ट अंदर से तो बढ़िया बना हुआ है, पर 13 घंटे के लेओवर के लिए ठीक नहीं है। मतलब 3-4 घंटे तो हम आराम से बिता सकते हो इस एयरपोर्ट पर 13 घंटे नहीं बिता सकते। बाकी अब बात करते हैं इंडिया से बाली की फ़्लाइट्स के बारे में। अगर आप इंडिया से बाली का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आपका 40 से 45% बजट ट्रिप का जो है वो फ़्लाइट्स में जाने वाला है, क्योंकि इंडिया से बाली की फ़्लाइट बहुत महंगी है, डायरेक्ट फ़्लाइट बहुत कम है, वो भी अभी पिछले 1-2 साल में विस्तारा ने शुरू की है। बाकी आपको कनेक्टिंग फ़्लाइट्स लेनी पड़ेंगी जिसका आपका लेओवर मलेशिया, वियतनाम या थाईलैंड में कहीं हो सकता है। आपकी डायरेक्ट फ़्लाइट्स 40 से 45,000 30,000 से ऊपर तो वो शुरू होती हैं। तो आपका मैक्सिमम बजट यहाँ जाने वाला है। अगर आप कनेक्टिंग फ़्लाइट लेते हैं जो कि 15,000 या 20,000 तक आपको मिल जाएगी, पर उसमें एक कंडीशन होती है कि आप सिर्फ कैबिन बैगेज एक ही लेके जा सकते हैं, आप चेक इन बैग कोई नहीं लेके जा सकते। अगर आप चेक इन बैग उसमें ऐड करते हैं तो आपके सीधा 20-25-30,000 तक आपका फ़्लाइट का फेयर पड़ने वाला है एक तरफ से। जो फ़्लाइट मैंने किया है वो मुझे 12,000 की पड़ी है, जिसमें कैबिन बैगेज अलाउड है सिर्फ 7 किलो का। तो मेरी ट्रिप लंबी होने वाली है, 1 से 2 महीने की मेरी ट्रिप होने वाली है, इसलिए मैं कुछ साउथ ईस्ट एशिया की 2-3 कंट्री में जाऊँगा जहाँ पे मुझे कपड़े और ये बैग वैग सब सस्ता मिल जाएगा। तो इसलिए मैंने सिर्फ 7 किलो बैगेज के साथ चल रहा हूँ। पर मेरे साथ दिल्ली एयरपोर्ट पे एक चीज़ हो गई जो कि मैंने सोचा था, कैबिन बैग का कभी भी वेट नहीं करते जब भी आप चेक इन बैग के साथ चलते हैं, पर सिर्फ आप कैबिन बैग के साथ जा रहे हो तो आपका ना उसका वेट चेक होता है। तो मैं थोड़ा सा शाना बन के आया था और मेरा वेट ना 7 से 10 किलो ऊपर पहुंच गया था। मतलब 3 किलो का और 1 किलो का मुझे 1,000 रुपये देना पड़ रहा था। पर मैंने उसमें भी थोड़ी सी चालाकी की, मैंने लेयरिंग कर ली कपड़ों की, और जो मेरा चार्जर था, पावर बैंक था, कैमरा वैमरा सब निकाल के हाथ में रख लिया। तो ये मैंने जुगाड़ बिठाया। ये आप भी बिठा सकते हो अगर आपका वेट थोड़ा ऊपर जाता है। 1-2 किलो में आप एडजस्ट कर सकते हो, अगर 10-15 किलो ऊपर जा रहा है तो कुछ नहीं कर सकते उसका। तो ये तो बात हो गई फ़्लाइट्स की। अब बात करेंगे वीज़ा और इमिग्रेशन की। जैसे कि आपको दिल्ली एयरपोर्ट पर आपको कोई भी सवाल नहीं पूछा जाएगा अगर आपके पास एक रिटर्न फ़्लाइट भी है। मतलब आप बाली जा रहे हो और बाली से आपकी एक रिटर्न फ़्लाइट होगी। मेरे पास एक रिटर्न फ़्लाइट नहीं थी क्योंकि मैं बाली से मलेशिया जाने वाला हूँ, तो मेरे पास इंडिया वापस आने की फ़्लाइट नहीं थी। तो उन्होंने मुझे रोक लिया, पूछते कि आप उसके बाद कहाँ जाएंगे और वापस इंडिया क्यों नहीं आ रहे। इंडिया के थोड़े रूल्स ऐसे ही हैं यार। मतलब पता नहीं क्यों, जबकि मैं एक कंट्री छोड़ रहा हूँ, दूसरी कंट्री में जा रहा हूँ, मैं एक कंट्री में स्टे भी नहीं कर रहा। तो उन्होंने मुझसे सवाल पूछे, पर मेरा पासपोर्ट थोड़ा अच्छा उसकी वजह से मुझे जाने दिया। नहीं तो वो मुझे ऑन द स्पॉट कहते कि आप इंडिया के रिटर्न फ़्लाइट कराओ जब भी आने वाले हो, 2 महीने बाद आने वाले हो, 3 महीने बाद आने वाले हो। पर मेरे पासपोर्ट की वजह से मैं बच गया हूँ। तो आपसे शायद से अगर आपके पास रिटर्न फ़्लाइट होती है, मतलब दोनों तरफ की फ़्लाइट है, तो आपसे कोई भी सवाल नहीं पूछे जाने वाला, तुरंत स्टैंप लगने वाला है। तो आप दिल्ली एयरपोर्ट पर आराम से निकल सकते हैं, या मुंबई एयरपोर्ट पर आप जहाँ से भी फ़्लाइट बोर्ड कर रहे हैं अपनी, बाली की या कनेक्टिंग फ़्लाइट है, डायरेक्ट फ़्लाइट जो भी है। पर अगर आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट है तो आपको एक बात बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है। अगर आपने कनेक्टिंग फ़्लाइट की है तो मान लो आप इंडिया से मलेशिया आ रहे हो और मलेशिया से आपकी बाली की फ़्लाइट है, तो आप आ रहे हो एयर एशिया में और जा रहे हो किसी स्कूट के एयरलाइंस या कोई इंडिगो हो गई, तो आपका वहाँ पे पीएनआर चेंज हो जाता है। और पीएनआर चेंज होने की वजह से आपको एग्ज़िट करनी पड़ती है, मतलब अपना बैगेज क्लेम करने के लिए। अगर आपके पास चेक इन बैग है तो उसके लिए आपको वीज़ा चाहिए होता है। मलेशिया तो वीज़ा फ्री है, पर मलेशिया में आने से पहले भी आपको 2 दिन पहले अराइवल कार्ड फिल करना होता है। तो मान लो आप सिंगापुर की फ़्लाइट पकड़ते हो, कनेक्टिंग फ़्लाइट है, सिंगापुर एयरपोर्ट पर अपना बैग लेने के लिए जाओगे तो आपसे वीज़ा मांगेंगे, जो कि आपके पास होगा नहीं, क्योंकि आपने सोचा था एक लेओवर है, कनेक्टिंग फ़्लाइट है, तो आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। आपको वीज़ा की ज़रूरत है अगर आप सिंगापुर या वियतनाम से आपकी कनेक्टिंग फ़्लाइट है तो, क्योंकि आपका पीएनआर डिफरेंट है। जैसे मैं एयर एशिया में जा रहा हूँ तो मेरा पीएनआर दोनों फ़्लाइट का सेम है। इंडिया से मलेशिया का पीएनआर भी सेम है और मलेशिया से बाली का भी पीएनआर सेम है, जो कि एयर एशिया है। तो अगर आपकी फ़्लाइट चेंज होती है तो आपको ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है। मतलब आप सिंगापुर या वियतनाम में एंट्री कर रहे हो बिना वीज़ा के, अगर आपका पीएनआर चेंज है तो आपको डिपोर्ट भी किया जा सकता है। तो आप ये अपनी फ़्लाइट बुक करते टाइम ये ज़रूर चेक करना कि आप एक ही फ़्लाइट कर रहे हो, कनेक्टिंग फ़्लाइट है तो।
मतलब एक ही कंपनी की, एयर एशिया है तो एयर एशिया है, इंडिगो है तो इंडिगो है, PNR सेम होना चाहिए उसका। वैसे बाली के लिए आप ई वीज़ा भी कर सकते हैं अप्लाई, जो कि आपको इंस्टेंट आ जाता है। मतलब आपको 1 घंटे के अंदर आप बैठ के घर पे बैठ के ई वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको $35 की फ़ीस देनी पड़ती है, करीब 2900-3000 रुपये की फ़ीस देनी पड़ती है और आपको घर बैठे वीज़ा मिल सकता है। पर मैंने वीज़ा ऑन अराइवल किया कि मैं भूल गया था पहले वीज़ा करना। इस अभी तो मैं मलेशिया के कुआलालंपुर एयरपोर्ट पे बैठा हूँ, तो अभी यहाँ पे मुझे कुछ इमिग्रेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरा PNR सेम था, मेरे पास केबिन बैग था, तो मैं बाहर नहीं गया, तो कोई मुझे इमिग्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं अंदर से अंदर ही घूमे जा रहा हूँ। पर जब मैं बाली के एयरपोर्ट पर उतरूँगा, डेनपसेर एयरपोर्ट पर उतरूँगा, तो मैं आपको वहाँ पे इमिग्रेशन का प्रोसेस बताऊँगा कि आपको वीज़ा ऑन अराइवल कैसे मिलेगा। मैं ई वीज़ा लेकर नहीं जा रहा हूँ, मैंने पहले से वीज़ा नहीं किया, मैं वीज़ा ऑन अराइवल लूँगा। तो मैं आपको उसका सारा प्रोसेस बताऊँगा कि आपको वीज़ा ऑन अराइवल कैसे मिलने वाला है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता, मैं भी पहली बार जा रहा हूँ। जो मुझे पता चलता जाएगा आपको बताता जाऊँगा, ताकि आपकी मदद हो जाए जब भी आप बाली आने का प्लान कर रहे हैं। तो फाइनली इतने घंटों बाद मैंने बाली में एंट्री कर लिया भाई। तो अभी बज रहे हैं बाली में 11:30 के करीब और इंडिया में बज रहे हैं 9:15 और मैं बाली में लैंड कर चुका हूँ मलेशिया कुआलालंपुर एयरपोर्ट से। और अब मैं आपको वीज़ा ऑन अराइवल का प्रोसेस बताता हूँ। ये देखो भाई, ये देखो वीज़ा ऑन अराइवल की लाइन है और वहाँ पे ई वीज़ा वाले राइट से चले गए और वीज़ा ऑन अराइवल इस साइड है। तो लाइन तो बहुत तगड़ी, लाइन में लगना पड़ेगा। और ये देखो एग्ज़िट से पहले ना आपको अपना लगेज डिक्लेयर करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको खुद अपने आप इस डेस्कटॉप पे सारी चीज़ें भरनी पड़ेंगी। तो अभी मैं वीज़ा ऑन अराइवल के प्रोसेस से बाहर निकल गया हूँ। इमिग्रेशन इतना आसान है, मतलब कि आप जाओगे और आपको तुरंत वीज़ा मिल जाएगा। बस वो लाइन लंबी है, उसकी वजह से टाइम लग जाता है। तो इतनी भी लंबी लाइन नहीं थी, आधे घंटे मेरा नंबर आ गया। पहले वो आपको ये इस तरह की स्लिप देंगे, पेमेंट करने के बाद आपको ये स्लिप रहेगी। आप करोगे $35 की पेमेंट है, उस पेमेंट को करने के बाद आपको नेक्स्ट सेक्शन में भेजा जाएगा, जहाँ आपको स्टिकर चिपका दिया जाएगा। तो बहुत इजी प्रोसेस था। उसके बाद आपको अपना जो लगेज है उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा, वो फॉर्म भरना पड़ेगा। उसके लिए आपको ना इस तरह का कुछ स्कैनर मिलेगा, उस स्कैनर को दिखाओ और आगे बढ़ जाओ और एग्जिट कर जाओ। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, सिम वगैरह देख रहा हूँ। आपको यहाँ पे सिम के रेट बता देता हूँ, एयरपोर्ट पे कितने की सिम मिलेगी। इसको एयरपोर्ट से सिम लेनी है, उसके लिए मैं बता देता हूँ। ये देखो 18 GB मिल रहा है प्लस 16 GB फ्री, 250 के। बहुत महंगी सिम है भाई। मुझे सुनने में आया था कि बाहर इसके हाफ रेट में मिलेगी। टोटल 34 GB मिल रहा है 2.5 लाख रुपये में। और यहाँ से निकलने के लिए मुझे होटल पहुँचने के लिए एक टैक्सी या कुछ करने की ज़रूरत थी, तो मैंने ग्रैब ऐप डाउनलोड की है और ग्रैब से ना मैंने बाइक बुक कर ली है। तो सिम कार्ड है नहीं मेरे पास, पर यहाँ पे वाईफाई बहुत अच्छा है, एयरपोर्ट के बाहर तक चल रहा है। तो मैंने उसी वाईफाई से ये ग्रैब टैक्सी बुक कर लिया। तो मैं बाहर जा रहा हूँ और देखता हूँ बाइक कहाँ खड़ी है। और ये मेरी 15,000 रुपये में हुई है यहाँ के, जो कि 100 रुपये के समथिंग, 110 रुपये के समथिंग कुछ होगा। तो जो मैंने ग्रैब से बाइक बुक की थी वो मुझे लगा था एयरपोर्ट के अंदर तक आती होगी, तो वहाँ तक सिर्फ गाड़ी वगैरह अलाउड है। तो बाइक बाहर खड़ी है, तो मैं बाइक बाहर देखने जा रहा हूँ। पर दिक्कत ये हो गई कि बाहर आते मेरा नेट ऑफ हो गया। पर मैंने मैप लगा लिया था लोकेशन का। लोकेशन वैसे यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 950 मीटर ही है। रात को ना ऐसे चलने का रिस्क नहीं लेना चाह रहा था, पर देखते हैं बाहर मेन रोड तो ठीक लग रही है, तो देखते हैं बाइक मिलते हैं तो ठीक है, नहीं तो पैदल निकल लेंगे। भाई मैंने ग्रैब बाइक मिल गई है मुझे बाहर एयरपोर्ट पे आके। ना आपको ना बहुत ना लोग ना बेवकूफ़ बनाएंगे आपको एयरपोर्ट पे। अगर आप किसी से टैक्सी करते हैं बाइक पे तो सीधा 1.5 लाख रुपये मांगते हैं, 2 लाख रुपये मांगते हैं, जो कि बाहर 15,000 या 20,000 मैक्सिमम में होता है। तो अभी देखो बाइक वाले भैया ने ऐसे देख रहे हैं मैं, और ये देखो। तो मैंने आपको बता दिया, आप अगर एयरपोर्ट पर उतरते हो तो आपकी ट्रांसपोर्टेशन कैसे कर सकते हो। कोई सिम की ज़रूरत नहीं है कि आपको सिम ज़रूरत है, वाईफाई लो, अगर यूज़ करो और गूगल मैप पे डालो, ऑफलाइन मैप चल जाता है और सीधा वहाँ पहुँच जाता है। अभी होटल तो पहुँच गए। ये देखो नूका बीच है, रिसेप्शन ये है और सब ना बंद पड़ा है, तो मुझे देखना पड़ेगा, कोई जगह है नहीं है। ऑनलाइन बुकिंग कर रखी है मैंने, पेमेंट नहीं दी थी बस। तो ये थी आपकी इंडिया से इंडोनेशिया बाली आने की सारी इन्फॉर्मेशन, फ़्लाइट, वीज़ा, इमिग्रेशन, मैंने सब बताया इस वीडियो में। और अगर यार इस वीडियो पे आ गए हो, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। और ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, मैं जानता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव है। अगर आप इंडिया से बाली आना चाह रहे हो तो इसमें सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, तो एक कमेंट कर देना, क्योंकि कमेंट करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे पता चलेगा कि आप तक ये वीडियो पहुँच गई है। बाकी मिलते हैं बाली की अगली वीडियो में।